हे वेलकम बैक एवरीवन। आप सभी कैसे हैं? आज के इस वीडियो में मैं आपसे सिगमंड फ्रायड की थ्योरी से 10 एमसीक्यू डिस्कस करने वाला हूं। अगर आप साइकोलॉजी को सीखना चाहते हैं तो आप मेरे साथ जुड़ के साइकोलॉजी में कई सारी चीज़ें सीख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में सिगमंड फ्रायड के एमसीक्यू हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हम देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं और आपके सामने क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। आप जैसे चाहें वैसे समझ सकते हैं। सो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, अकॉर्डिंग टू फ्रायड विच पार्ट ऑफ द माइंड ऑपरेट्स ऑन द प्लेजर प्रिंसिपल एंड सीक्स इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन। आपको पता होगा कि सिगमंड फ्रायड ने मस्तिष्क के कुछ हिस्सों के बारे में बताया था कि माइंड के कुछ पार्ट्स होते हैं। उसमें उन्होंने अपने हिसाब से इड, ईगो और सुपर ईगो के बारे में बात की थी। तो हमको बताना है कि मन का कौन सा भाग है जो आनंद के सिद्धांत पर कार्य करता है, अर्थात प्लेजर प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है, एंड इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन यानी तत्कालिक संतुष्टि की बात करता है। बेसिकली आपने देखा होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो किसी की बात सुनना नहीं चाहते हैं, और ऐसा होता भी है क्योंकि उनके मन में जो इड होता है वो सबसे ज़्यादा हावी होता है। और इड इड तत्कालिक संतुष्टि की बात करता है, इड प्लेजर प्रिंसिपल पर काम करता है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे किसी की बात सुनते नहीं हैं, उन्हें जो करना है वो करते हैं। लेकिन जब ये बच्चे बड़े हो जाते हैं तो धीरे धीरे जब सामाजिकता का ज्ञान होता है तब इनके मन में ईगो और सुपर ईगो का निर्माण होता है। तो बाद में चीज़ें बदल जाती हैं, लेकिन शुरुआत में इड उनकी पर्सनैलिटी पर हावी होता है तो वो इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन के लिए कुछ भी करना चाहते हैं। इसलिए देखा होगा ना, चिल्लाते हैं, उन्हें जो चाहिए वो चाहिए। उन्हें नहीं मतलब है कि वो चीज़ उनको मिल सकती है या नहीं मिल सकती है, बट वो चिल्लाएंगे, रोएंगे, बट उनको वो चाहिए। तो सीधी सी बात है, इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ द इड। इड को तात्कालिक संतुष्टि चाहिए होती है। इड इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन या फिर प्लेजर प्रिंसिपल पर काम करता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, इड। यहाँ पर इड होगा। हम अगला क्वेश्चन देखेंगे जिसमें कहा गया है, व्हाट इज द टर्म फॉर द डिफेंस मैकेनिज्म वेयर इंडिविजुअल्स रीडायरेक्ट अनएक्सेप्टेबल इम्पल्सेस इनटू मोर सोशली एक्सेप्टेबल वंस। आपने एक नाम सुना होगा, डिफेंस मैकेनिज्म। सिगमंड फ्रायड ने डिफेंस मैकेनिज्म के कॉन्सेप्ट्स दिए थे और सिगमंड फ्रायड ने ईगो के बारे में बात की थी। तो बेसिकली ईगो अपने आप को डिफेंस करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें यूज़ करता है जिससे उसको खुशी मिलती है। जैसे जो ईगो हमारा होता है ना, हमारा ईगो हमारी रक्षा करता है। कैसे रक्षा करता है? अगर मैं आपसे कहूँ कि क्या हुआ, आज आप बड़े थके थके लग रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं से कुछ न कुछ सोच के बोलेंगे, जैसे अरे कुछ नहीं, वो थोड़ा सा ज़्यादा काम आ गया था, है ना। या फिर जैसे कभी आपसे बोल दिया जाए कि भाई पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी, अच्छी क्यों नहीं चल रही है, तो आप बोलेंगे कि मैं आजकल पढ़ नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है ना। आप कुछ न कुछ ऑटोमेटिकली एक ऐसा उत्तर देते हैं जिससे अपने आप को संतुष्ट करते हैं, यानी हम अपने ईगो को संतुष्ट करते हैं। तो ये जो डिफेंस मैकेनिज्म है ये हमारे ईगो को संतुष्ट करने के लिए होते हैं, और इसके बारे में सिगमंड फ्रायड ने बताया था। अब यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि वो कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म है जहाँ पर हम अनएक्सेप्टेबल इम्पल्सेस को, यानी ऐसी चीज़ें जो सामाजिक रूप से स्वीकार नहीं होती हैं लेकिन हम फिर भी उसको स्वीकार कर लेते हैं, वो किस डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, रिप्रेशन, डिस्प्लेसमेंट, सब्लिमेशन, प्रोजेक्शन, दमन, विस्थापन, ऊर्ध्वपातन, प्रक्षेपण, ये सारी डिफेंस मैकेनिज्म के नाम हैं। तो अगर हम कभी ऐसी चीज़ों को जो समाज में अलाउ नहीं होती हैं उसको हम किसी तरीके से अगर हम सामाजिक तौर पे अप्लाई होने वाली कंडीशन में ले आएँ तो उसको हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। जैसे उदाहरण के तौर पे कहूँगा कि कोई लड़का है, वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है, वो बच्चों से मारधाड़ करना शुरू कर देता है, लेकिन ये चीज़ तो अलाउ नहीं होती ना, ऐसा तो गलत होता है। लेकिन फिर वो क्या करता है कि अपने इसी चीज़ को बॉक्सिंग जैसे फील्ड में ले आता है, फिर वो इसे एज ए स्पोर्ट्स, एज ए गेम में आ जाता है और फिर उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है ना। तो ऐसा रक्षा तंत्र जहाँ पर कोई व्यक्ति अस्वीकार्य आवेगों को सामाजिक रूप से स्वीकार्य आवेगों में जब बदलता है, पुनर्निर्देशित करता है, तो उसे हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ये होता है सब्लिमेशन। और जैसे यहाँ पर प्रोजेक्शन लिखा है, तो यहाँ पर क्या है? प्रोजेक्शन, प्रक्षेपण का मतलब होता है कि हमारी कुछ चीज़ें जब हम दूसरों पर प्रोजेक्ट करने लगते हैं तो होता है प्रोजेक्शन। जैसे हम अपना गुस्सा किसी और पर दिखाने लगे, है ना,
तो ये होता है प्रोजेक्शन, ये भी डिफेंस मैकेनिज्म होता है। तो थोड़ा सा आप भी सर्च करिए और जानिए कि रिप्रेशन और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जो सही आंसर था दैट वाज द ऑप्शन सी, डिस्प्लेसमेंट, सॉरी सब्लिमेशन या फिर ऊर्ध्वपातन। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है, अकॉर्डिंग टू फ्राइड विच साइकोसेक्सुअल स्टेज इज एसोसिएटेड विद द ऑडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। आपको पता होगा कि सिगमंड फ्राइड ने कुछ साइकोलॉजिकल स्टेजेस के नाम दिए थे, आपको याद होगा। जैसे यहाँ पर लिखा है ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंसी, ये सब क्या है, ये साइकोसेक्सुअल स्टेज हैं। तो बताना है कि कौन सी साइकोसेक्सुअल स्टेज में इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स या फिर ऑडी कॉम्प्लेक्स जैसी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर ये भी खास चीज़ है कि ऑडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स क्या होता है। तो बेसिकली ऑडिपस कॉम्प्लेक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जब किसी लड़के में, मतलब जो बॉय होता है, जब उसे अपोजिट फीलिंग्स आती हैं अपने मदर के प्रति, तो वहाँ पे हम बोलते हैं ऑडिपस कॉम्प्लेक्स। ये ऑडिपस की राजकुमार था, उसके आधार पर सिगमंड फ्राइड ने इसको लेके बनाया था। और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स में क्या होता है कि जो लड़की होती है उसे कोई फीलिंग आती है अपने अपोजिट जेंडर यानी फादर के प्रति, तो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स में आता है। तो ये साइकोसेक्सुअल स्टेज में ऐसा होता है। और ध्यान रखना है कि ये जो ऑडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स का जो कॉन्सेप्ट है ये आता है फैलिक स्टेज में, यानी ऑप्शन सी सही है। फैलिक स्टेज में क्या होता है, ऑडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स की चीज़ें होती हैं। अगर आप याद रखना चाहते हैं कि साइकोसेक्सुअल स्टेज के स्टेप्स क्या होते हैं, तो ओ, ए, पा, लग, ये ध्यान रखिएगा। यानी ओरल स्टेज, एनल स्टेज, फैलिक स्टेज, लेटेंसी स्टेज और जेनिटल स्टेज, ये 5 स्टेज होती हैं साइकोसेक्सुअल स्टेज की। तो इन्हें ध्यान रख सकते हैं, पहली ओरल, दूसरी एनल, तीसरी फैलिक, चौथी लेटेंसी, फिर जेनिटल, ये स्टेज हैं। आप ऐसे ओ ए पालग जैसे बोलते हैं ना, ओ ए पागल, है ना, तो ओ ए पालग आप ऐसे बोल सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं जिसमें कहा गया है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द ईगो अकॉर्डिंग टू फ्राइड्स स्ट्रक्चरल मॉडल ऑफ द माइंड। यानी फ्राइड ने जो स्ट्रक्चरल मॉडल दिया था माइंड का, उसके अनुसार जो ईगो है उसका फंक्शन क्या है। तो हम देखेंगे कि इसका सही उत्तर क्या है। ऑप्शन दिए गए हैं, टू सेटिस्फाई द इट्स डिजायर, टू इन्फोर्स मोरल स्टैंडर्ड्स, टू मेडिएट बिटवीन द इड एंड सुपर ईगो, टू रिप्रेस ट्रॉमेटिक मेमोरीज। तो यहाँ पर ये हिंदी में लिखा हुआ है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ पहले तो इड, और यहाँ पर लिखा मैंने ईगो, और यहाँ पे लिखा सुपर ईगो। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, इसमें पूछा है कि जो फंक्शन ईगो का फंक्शन क्या है, यानी ईगो का फंक्शन क्या है। आपको मैं बात बता चुका हूँ कि इड जो होता है वो इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन पर बात करता है, उसको तात्कालिक संतुष्टि चाहिए होती है। और जो ईगो होता है ना, ईगो ये रियलिटी से अपने आप को वाकिफ़ कराता है, और सुपर ईगो मोरलिटी के बेस पे काम करता है। तो हमें ध्यान रखना है, जो ईगो है ना वो इड और सुपर ईगो, यानी इड और सुपर ईगो के बीच में मेडिएशन करता है। यानी इसके कंट्रोल्स को और इसके कंट्रोल्स को कंट्रोल कौन करता है, ईगो। जैसे मैंने कहा था ना, जो छोटा बच्चा होता है तो उस पर इड हावी होता है, तो उस टाइम पर यानी बचपने में जो करना होता है करता है, उसे नहीं मतलब होता है। लेकिन जब वो बड़ा होता है तो उसमें ईगो जैसी कुछ चीज़ें डेवलप होती हैं, जब और बड़ा होता है तो सुपर ईगो जैसी चीज़ें डेवलप होती हैं। तो बाद में क्या होता है कि जो ईगो होता है वो हमेशा कंट्रोल करता है चीज़ों पर। जैसे जब बच्चा बड़ा हो जाता है ना, तो उसकी मम्मी कहती है बेटा रुको, अभी आपको दूध नहीं मिलेगा पीने के लिए, तो क्या होता है बच्चा रुकना सीख जाता है। लेकिन जब बच्चा छोटा होता है तब रुकना नहीं सीखता, वो चिल्लाता है ना। तो इस टाइम पे क्या है कि जब बच्चा बड़ा होता है तो उसमें ईगो डेवलप होने लगता है, फिर वो मेडिएशन करता है, मध्यस्थता करता है इड के बीच में और सुपर ईगो के बीच में। ठीक है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सही है। और अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5वां है जिसमें कहा गया है, फ्राइड proposed that the unconscious mind is composed of 3 structures. Which of the following is not one of them? तो अभी मैंने जस्ट पिछले क्वेश्चन में आपको बताया, उसी से बना हुआ क्वेश्चन है, बड़ा आसान क्वेश्चन है। फ्राइड ने प्रस्तावित किया था कि अचेतन मन 3 संरचनाओं से बना होता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं है। अभी मैंने बात की थी इड, ईगो, सुपर ईगो तीनों होते हैं। प्री कॉन्शियस जैसा उन्होंने नहीं बताया था, तो ये जो मन की संरचना है उसमें ये शामिल नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन में कहा था फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ देम, कौन सा उनमें से नहीं है, तो अचेतन नहीं है।
ठीक है, तो ऑप्शन डी आप सही करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं जिसमें कहा गया है विच डिफेंस मैकेनिज्म इन्वॉल्व एट्रीब्यूटिंग वंस अनएक्सेप्टेबल थॉट्स और फीलिंग्स ऑन टू अदर्स। यानी जो डिफेंस मैकेनिज्म होती है जिसके बारे में मैंने आपसे भी बात की थी, तो ऐसी कौन सी डिफेंस मैकेनिज्म है जिसमें हम किसी अस्वीकार्य विचारों या भावनाओं को दूसरों पर थोपते हैं। तो मैंने बोला था ना, प्रोजेक्ट करते हैं दूसरों पर, तो प्रोजेक्शन होता है, ठीक है ना। तो आपका ऑप्शन बी सही होगा। इसके बाद आगे पढ़ते हैं, 7th क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है फ्राइड्स स्टेज ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट इंक्लूड ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। यानी अभी मैंने इसी वीडियो में ही आपको पहले साइकोसेक्सुअल स्टेज के नाम बताए थे, तो इसमें से बताना है कि कौन सा एक ऐसा है जो कि साइकोसेक्सुअल स्टेज में शामिल नहीं होता है। तो जैसे मैंने कहा था ओ ए पालग, है ना, यानी ओरल एनल फैलिक लेटेंसी जेनिटल। तो देखो ओरल स्टेज तो होता है साइकोसेक्सुअल में, ठीक है, और यहाँ पे जी लिखा है ना, जी जेनेटल स्टेज भी साइकोसेक्सुअल स्टेज का हिस्सा होता है। एल लिखा है, एल लेटेंसी स्टेज साइकोसेक्सुअल स्टेज का हिस्सा होता है। ए एनल लिखा है ना, तो ये भी हिस्सा होता है। लेकिन रिएक्टिव स्टेज कोई स्टेज नहीं होती है। रिएक्टिव स्टेज इज नॉट अ पार्ट ऑफ साइकोसेक्सुअल स्टेजेस, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये तो पूछा था ना किसके सिवाय स्टेज नहीं है, क्या पूछा था, फ्राइड के मनोवैज्ञानिक विकास के चरणों में निम्नलिखित को छोड़कर, अच्छा किसको छोड़ के सभी शामिल हैं, है ना। तो ए बी सी तीनों शामिल है और डी शामिल नहीं है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा कि डी शामिल नहीं है। रिएक्टिव स्टेज कोई स्टेज नहीं होती है साइकोसेक्सुअल स्टेज में, तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं जिसमें कहा गया है विच इज द टर्म फॉर द प्रोसेस बाई विच एंजाइटी कॉजिंग थॉट्स एंड फीलिंग्स आर पुश्ड आउट ऑफ द कॉन्शियस माइंड एंड इनटू द अनकॉन्शियस। बताना है कि उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जिसके द्वारा चिंता पैदा करने वाले विचारों और भावनाओं को चेतन मन से बाहर निकालकर हम कहाँ धकेल देते हैं, अचेतन मन में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कभी कभी कहते हैं ना कि हमें रिप्रेशन नहीं करना चाहिए। आपने सुना होगा कि जो भी मोस्टली पर्सनैलिटी में डिफॉर्मेशन आते हैं, जो भी हमारे पर्सनैलिटी में इश्यू आते हैं आगे चल के, उसमें रिप्रेशन का एक बड़ा कारण होता है। तो यही उत्तर है यहाँ पर रिप्रेशन यानी दमन एक ऐसी प्रक्रिया है जहाँ पर हम किसी चिंता पैदा करने वाले विचारों और भावनाओं को हम चेतन मन से निकालकर जब अचेतन में डाल देते हैं तो उसको दमन कहते हैं। और ये वास्तव में किसी की पर्सनैलिटी को डिसऑर्डर में बदलने के लिए बड़ा आसान होता है। तो हमें खुद भी ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें रिप्रेशन नहीं करना चाहिए। हम अपनी चिंता पैदा करने वाले विचारों भावनाओं को हम अनकॉन्शियस में ना धकेलें, हम उसका सामना करना सीखें। जब हम सामना करना सीखते हैं तो हमारी पर्सनैलिटी में पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान रखिएगा। रिप्रेशन में क्या होता है कि हम चिंता पैदा करने वाले विचारों को हम क्या करते हैं, कॉन्शियस से अनकॉन्शियस में ट्रांसफ़र कर देते हैं। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है जिसमें कहा गया है अकॉर्डिंग टू फ्राइड विच पार्ट ऑफ द माइंड ऑपरेट्स बेस्ड ऑन मोरल एंड इथिकल प्रिंसिपल्स स्ट्राइविंग फॉर परफेक्शन। हमने इसी वीडियो में ही आपसे बात की है। अगर आपने पिछले क्वेश्चन अच्छे से समझे हुए हैं तो इसका उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं। फ्राइड के अनुसार मन का कौन सा हिस्सा है जो पूर्णता के प्रयास के लिए नैतिक और नैतिक सिद्धांतों के आधार पर संचालित होता है। मैंने आपसे कहा था इड और ईगो और सुपर ईगो। ठीक है, मैंने बोला था ना, जो इड होता है बेसिकली वो इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन पे काम करता है, जो ईगो होता है वो रियलिटी के बेस पे काम करता है, और जो सुपर ईगो होता है मोरलिटी नैतिकता के आधार पर काम करता है। तो जो यहाँ पे सुपर ईगो है ये करेक्ट आंसर है, क्योंकि क्वेश्चन में यही पूछा गया था। अब आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, जिसमें कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की कॉन्सेप्ट इन फ्राइड्स साइको एनालिटिक थ्योरी दैट इन्वॉल्व रिवीलिंग अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट। बताना है कि फ्राइड के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रमुख अवधारणा है जिसमें अचेतन संघर्षों को प्रकट करना शामिल है। तो यहाँ पर आपको बताया गया है फ्री एसोसिएशन के बारे में, ऑप्शन दिया है कॉग्निटिव डिसोनेंस, क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो ध्यान रखना है कि साइको एनालिटिक जो थ्योरी है उसमें अगर हम अनकॉन्शियस को रिवील करना चाहते हैं यानी अचेतन के संघर्ष को समझना चाहते हैं तो उसकी एक टेक्निक होती है, जिसे कहते हैं
फ्री एसोसिएशन। यहाँ पे कॉग्निटिव डिसोनेंस और क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग ऐसा कुछ नहीं है। लास्ट के जो 2 पार्ट हैं क्लासिकल और ऑपरेंट, ये तो लर्निंग को लेकर होते हैं। और जो कॉग्निटिव डिसोनेंस है वो एक अलग थ्योरी जिसमें खुद के जो विचार होते हैं वो खुद में ही मैच नहीं करते हैं, तो अलग चीज़ है। लेकिन जो फ्री एसोसिएशन है, फ्री एसोसिएशन एक टेक्निक होती है जिसमें हम अचेतन संघर्षों को प्रकट करते हैं। मतलब कि फ्री एसोसिएशन के माध्यम से किसी के अनकॉन्शियस में जाकर उसकी चीज़ों को ठीक किया जाता है। ठीक है ना। तो इस तरह से इसका जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन ए, और ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा, फ्री एसोसिएशन। सो आप इस तरह से इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। फ्रायड से संबंधित और भी क्वेश्चंस मैं आपको शेयर करूंगा, और भी थ्योरिस्ट के क्वेश्चंस को शेयर करूंगा। आप जुड़े रहिए, सीखिए और अपनी स्टडी को बेहतर बनाइएगा।